जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन। इसके पहले हमने 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप प्लेलिस्ट के लिंक से ओपन कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको सिलेबस के साथ साथ सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी क्लासेस यहाँ कराई जा रही हैं, तो सभी के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ पर सभी क्लासेस के नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, जिससे आपका रिवीजन करने में हेल्प होगा। या फिर अगर आप चाहें तो आप हैंड रिटन नोट्स भी हमारे पीडीएफ नोट्स से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके वीडियो का एंड में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई एक पॉइंट, कोई एक टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आपको रिप्लाई करके अवश्य बताया जाएगा। साथ ही साथ आप किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आपके एग्ज़ाम्स कब हैं यह भी हमें बताएं, जिससे आपका सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कराया जा सके। तो भारत के जो बाहर क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, जब भारत के आंतरिक भाग में, भारत के अंदर जब क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, उसी के साथ साथ भारत के बाहर भी क्रांतिकारी आंदोलन विभिन्न प्रकार के हो रहे थे। विभिन्न प्रकार के बाहर के जो भारत में लोग रहते थे, अर्थात भारत के लोग जो बाहर रहते थे, विदेशों में रहते थे, वे किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में भारत की स्वतंत्रता के लिए सहायता कर रहे थे। कैसे सहायता कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के जो यंत्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो एक प्रकार से हथियार होते हैं, उनको वहाँ से भेजते थे, सहयोग देते थे और भारत की बातों को विदेशों में रखते थे, लोगों तक पहुँचाते थे कि किस प्रकार से भारत के लोगों पर अंग्रेज अपना अत्याचार कर रहे हैं या विभिन्न नियम जो ला रहे हैं, उन सभी के विषय में विदेशों में लोगों को बताते थे, जागरूक करते थे। और भारत के लोग जो विदेश में रहते थे उनसे भी कहते थे कि भारत के स्वतंत्रता में आप जितना भी सहयोग कर सकते हैं करिए। तो चलिए देखते हैं भारत के बाहर विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, किसने की और किस किस आंदोलन के द्वारा उन्होंने सहयोग किया था। भारतीय क्रांतिकारी विदेशों से भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायता लेना चाहते थे, अतः उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों के साथ साथ लंदन, पेरिस व अमेरिका में भी अपने केंद्र स्थापित किए। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत के जो क्रांतिकारी थे विदेशों में अपना हेल्प लेने के लिए लोगों से संपर्क करते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भारत के लोगों के द्वारा ही वहाँ पर अपना केंद्र स्थापित करें और वो हमारी मदद करें। भारत से बाहर भारत के लिए क्रांतिकारी कार्य करने वालों में श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। काठियावाड़ में 1851 ईस्वी में जन्मे श्री वर्मा 1857 ईस्वी में लंदन में बस गए तथा शीघ्र ही उन्होंने 1897 ईस्वी में वह लंदन में बस गए और शीघ्र ही उन्होंने क्रांतिकारियों की सहायतार्थ कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। वह जो कौन है, श्याम कृष्ण वर्मा जी, वह जब लंदन में बस जाते हैं तो वह भारत के क्रांतिकारियों की सहायता के लिए वहां पर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। 1914 ईस्वी में वर्मा जी ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की तथा एक पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से एक पत्र का प्रकाशन करना शुरू किया और इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या हेल्प किए, उन्होंने क्रांतिकारियों को लंदन बुलाने व उन्हें शिक्षा दिए जाने के उद्देश्य से उन्होंने इंडिया हाउस नामक एक छात्रावास की स्थापना के साथ 9 छात्रवृत्तियों का प्रबंध किया। जैसे कि भारत के जो लोग थे वह विदेशों में जाकर पढ़ना चाह रहे थे, जो यहाँ के टैलेंटेड लोग थे वहाँ जाकर पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल रहा था। लेकिन जो श्री कृष्ण वर्मा जी हैं वहाँ पर एक छात्रावास अर्थात हॉस्टल का एक समझ लीजिए हॉस्टल उन्होंने एक वहाँ पर बनाया इंडिया के लोगों के लिए और उसका नाम भी इंडिया हाउस रखा। वहाँ पर वो लोगों को बुलाते थे और
भारत के लोगों को विदेशी शिक्षा दिलवाते थे। उन्होंने इसके साथ साथ हॉस्टल तो बनाया ही साथ उन्होंने 9 छात्रवृत्ति अर्थात 9 प्रकार के स्कॉलरशिप्स की परियोजना की, उनका प्रबंध किया, जिससे जो गरीब लोग हैं अर्थात भारत के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो एफर्ट कर पाएँ और विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकें, तो उन्होंने विदेश में एक हॉस्टल बनाया, साथ ही साथ 9 प्रकार की स्कॉलरशिप्स के उन्होंने प्रबंध किए, जिससे भारत के लोग वहाँ पर जाकर पढ़ सके। इन छात्रवृत्तियों के द्वारा वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा तथा लाला हरदयाल को लंदन बुलाया गया और ये तीनों आगे चलकर एक प्रकार से विदेशी क्रांतिकारी में अर्थात भारत के बाहर रहकर क्रांतिकारी भारत के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत से आंदोलन किए, जिसमें से लाला हरदयाल, वीर सावरकर ये सभी प्रमुख थे। होम रूल सोसाइटी की ओर से उन्होंने 9 मई 1915 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जयंती का भी आयोजन किया। इसके पश्चात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वार्षिकी प्रतिवर्ष मनाई जाने लगी। वर्मा जी ने क्रांतिकारी कार्यों को देखकर 1907 ईस्वी में उनके विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव रखा गया। जिस प्रकार से वह विकास कर रहे थे, जिस प्रकार से वह भारतीय क्रांतिकारियों का एक प्रकार से बहुत मदद कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, उनको शिक्षा देने में वह सहायता कर रहे थे, भारतीय क्रांतिकारियों के पास हथियार पहुंचाने में वह मदद कर रहे थे, इसको देखकर हाउस ऑफ कॉमन्स में 1907 में इनके विरुद्ध एक प्रस्ताव रखा गया। अतः 1907 ईस्वी में पेरिस चले गए अर्थात उनको वहाँ से भगा दिया गया। एक प्रकार से इतने प्रकार उनके विरोध किए गए कि उनको वहाँ से जाना पड़ा। वह पेरिस चले गए। 1914 ईस्वी में तक वह पेरिस में ही रहे। 1907 में वह पेरिस गए और 1914 ईस्वी तक वह कहाँ रहे? पेरिस में ही रहे। श्यामजी वर्मा के पेरिस चले जाने के बाद लंदन में इंडिया हाउस का कार्यभार सावरकर देखने लगे। जब 1907 में उनका एक विरोध होने लगा तो वह लंदन से पेरिस चले गए। तो उनका जो इंडिया हाउस था, उन्होंने जो हॉस्टल बनाया हुआ था लोगों को पढ़ाने के लिए, उसका कार्यभार कौन देखने लगे? सावरकर। सावरकर हमने पहले ही बताया वह कौन थे। वह एक प्रकार से जो वर्मा जी ने छात्रवृत्ति एक प्रकार से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की थी, उसी से पढ़े हुए सावरकर जी थे। 1909 ईस्वी तक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन से ही प्रकाशित हो रहा। तत्पश्चात इसका प्रकाशन पेरिस से होने लगा। 1909 तक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट उन्होंने जो पत्र लिखना शुरू किया था वहाँ पर, उसके बाद उन्होंने पेरिस में उसका प्रकाशन करने लगे। सावरकर ने भी मई 1910 ईस्वी में लंदन में गदर दिवस मनाया। 1857 ईस्वी के गदर को भारतीय राष्ट्रीय विद्रोह कहा। इसी अवसर पर ओ शहीदों नामक एक पर्चा भी प्रकाशित उन्होंने किया था। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, आपके दिमाग में ये छप जाएगा, एक प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आंदोलन हुए। आपको बस यही समझना है कि उन्होंने एक हॉस्टल बनाया, छात्रवृत्ति की लोगों को पढ़ाने के लिए वहाँ पर बुलाए, अंग्रेजी शिक्षा दी और उन्हें यहाँ के बारे में जानकारी दी और लोगों को एक प्रकार से क्रांतिकारी विद्रोह के लिए तैयार किया। लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना भरी, परतंत्रता को हटाने के लिए उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया और उनके विचारों से लोग एक प्रकार से आकर्षित हुए और विद्रोह करना शुरू कर दिए। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाएं भी चलाई जिसके द्वारा अपनी बातों को वह जनता तक पहुंचाते थे, सरकार तक पहुंचाते थे और विदेशों में विभिन्न प्रकार के जो उच्च पदाधिकारी थे उनके पास तक भारत में हो रहे अत्याचारों को वह बताते थे। आगे हम देखेंगे सावरकर ने अपने विचारों के प्रचार के लिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक भी लिखी हुई थी, जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, किंतु फिर भी यह पुस्तक अत्यंत लोकप्रिय हुई। उन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक पुस्तक लिखा था एक प्रकार से और वह बहुत लोकप्रिय हुई, लेकिन उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था और वह बंद कर दिया गया था। लेकिन लोगों को यह पुस्तक बहुत समझ में आई और उनके विचार लोगों तक पहुंच चुके थे। इसी बीच भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार भेजने के आरोप में सावरकर को बंदी बना लिया गया। अब सावरकर कौन थे? जो हॉस्टल को देखते थे। वहाँ से वर्मा जी जब चले आए पेरिस तो लंदन में हॉस्टल को देखने के लिए सावरकर जी वहाँ पे थे। उनको हथियार भेजने के लिए वह भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार भेजते थे, उसके आरोप में सावरकर को बंदी बना लिया गया। मोरिया नामक जहाज़ से पुलिस के पहरे से भारत भेजा गया। जो सावरकर जी हैं उन्हें भारत भेजा गया मोरिया नामक जहाज़ से। लेकिन मार्सलीज के समीप 8 जुलाई 1910 को सावरकर समुद्र से कूदकर तैरते हुए
तट पर पहुंचे तथा उन्होंने स्वयं को फ्रांस की पुलिस को सौंप दिया, किंतु फ्रांस की पुलिस ने उन्हें पुनः जहाज पर पहुंचा दिया। वह चाहते थे कि वह भारत न जाएं, वह जाकर फ्रांस की पुलिस को अपने आप को सौंप देते हैं, लेकिन जो फ्रांस की पुलिस होती है उन्हें फिर से जहाज पर पहुंचा देती है और अंततः सावरकर को भारत लाकर नासिक षड्यंत्र केस में दंडित किया जाता है। सावरकर की गिरफ्तारी के पश्चात क्रांतिकारियों ने लंदन के स्थान पर पेरिस को अपना केंद्र बनाया। वहां पर श्रीमती कामा नामक पारसी महिला ने महत्वपूर्ण कार्य किए। श्रीमती कामा ने जगह जगह पर जाकर क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया तथा जेनेवा में वंदे मातरम नामक एक मासिक पत्र दिसंबर 1909 ईस्वी से निकालना प्रारंभ किया। इसके मुख्य पृष्ठ पर लिखे शब्दों का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा था बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। उस पर लिखा गया था भारतीय स्वाधीनता का मासिक मुखपत्र। उन्होंने जो वंदे मातरम नामक पत्र लिखना शुरू किया उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा था भारतीय स्वाधीनता का मासिक मुखपत्र। इसमें यह भी लिखा था कि ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के कारण ही इस पत्र का प्रकाशन भारत की जगह जनेवा से किया जा रहा है। वह कहती हैं कि ब्रिटिश सरकार भारत में इतना अत्याचार कर रही है कि वहाँ पर प्रकाशन करने की भी छूट नहीं है। अपनी बातों को पत्र के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा रखने की भी छूट नहीं है, अधिकार नहीं है। इसलिए भारत में यह प्रकाशन नहीं किया जा रहा है, यह जेनेवा से किया जा रहा है। श्रीमती कामा को इस पत्र के संपादन में लाला हरदयाल ने भी सहायता की। उन्होंने 1911 ईस्वी में इस पत्र का संपादन किया। तत्पश्चात वह अमेरिका चले गए। अमेरिका के पोर्टलैंड नामक स्थान पर सोहन सिंह मखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत के लोगों की व उनके अधिकारों की रक्षा करना और भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों के मन में चेतना पैदा करना था। उन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की और उसका उद्देश्य क्या था? एक प्रकार से भारत के लोगों को उनके अधिकार की रक्षा करना, अर्थात भारत के लोगों को सर्वप्रथम उनके अधिकारों के बारे में बताना, भारत को स्वतंत्रता के लिए एक उनके मन में चेतना पैदा करना, ये सभी उद्देश्य था। 1913 में लाला हरदयाल भी एसोसिएशन के सदस्य हुए और इस संस्था ने एक पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम था गदर। इसी आधार पर लाला हरदयाल के सुझाव पर इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी रख दिया गया। इस पार्टी के प्रमुख व्यक्तियों में लाला हरदयाल के अतिरिक्त पंडित काशीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह तथा रामचंद्र पेशावरी थे। इस गदर पत्र के सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए इस पार्टी में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। गदर पार्टी किस प्रकार से स्थापित हुई इसको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे गदर पार्टी के विषय में। गदर पार्टी के आंदोलन कौन कौन से थे? लाला हरदयाल सिंह पंजाब के एक महान बुद्धिजीवी तथा प्रचंड क्रांतिकारी थे। वे ही गदर दल के प्राण थे। उन्होंने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल का गठन किया था। कब इसका गठन हुआ? 1 नवंबर 1913 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? संयुक्त राज्य के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ था। रामचंद्र तथा बरकतुल्लाह ने इसमें उनकी सहायता की थी। इस दल ने गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाई थी, जो कि 1857 की गदर की स्मृति में स्थापित की गई थी। गदर ने अपने प्रथम अंक का आरंभ इस प्रकार किया था। उन्होंने लिखा था, हमारा नाम क्या है? गदर अथवा विद्रोह। हमारा काम क्या है? गदर। यह विद्रोह कहाँ होगा? भारत में। गदर दल ने इस तत्व को सामने लाने का प्रयत्न किया कि विदेशों में भारतीयों का सम्मान इसलिए नहीं होता क्योंकि वे परतंत्र हैं। वह भारतीय लोगों के मन में चेतना जगाना चाहते थे कि भारत के लोगों को समझ में आए कि हम परतंत्र हैं, अर्थात दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, हम गुलाम हैं। इसलिए हमें अपने देश में क्या विदेशों में भी भारतीयों को सम्मान नहीं मिलता है। अंग्रेजों के कहने पर अमेरिका प्रशासन ने लाला हरदयाल के विरुद्ध अभियोग चला दिया तथा उन्हें अमेरिका से भगाने पर विवश कर दिया। प्रथम महायुद्ध आरंभ होने पर लाला हरदयाल तथा उनके साथी जर्मनी चले गए। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता समिति, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया और उनका उद्देश्य यह था कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को यह प्रेरणा दी जाए कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करें, जिसमें भारत में स्वयंसेवकों को भेजकर भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रेरणा देना, भारतीय क्रांतिकारियों के लिए विस्फोटक पदार्थ भेजना, यदि संभव हो सके तो भारत पर सैनिक आक्रमण करना सम्मिलित थे। अर्थात उन्होंने जो यह पार्टी बनाई थी उसका प्रमुख उद्देश्य ही यही था कि विदेशों से हम जितना भी मदद कर सकते हैं भारत के क्रांतिकारी आंदोलनों में हमें करना चाहिए। हमें भारत के लिए विस्फोटक सामग्रियों को भेजना चाहिए, उनकी बातों को विदेशों में रखना चाहिए
और हमें ज़रूरत पड़े तो भारत में जाकर सैनिक आक्रमण भी सम्मिलित भी होना चाहिए। यह तो हमने पढ़ लिया गदर पार्टी के विषय में। और हमारा विदेश में एक और मुख्य आंदोलन हुआ था, मुख्य घटना घटी थी, जिसे हम कहते हैं कामागाटा मारू की कांड। 1913 में कामागाटा मारू जहाज की घटना हुई थी। कनाडा में भारतीयों को पसंद नहीं किया जाता था। एक प्रकार से कनाडा जो देश था उसमें भारतीयों को पसंद नहीं किया जाता था। कनाडा में भारतीयों को पसंद नहीं किया जाता था तथा कनाडा की सरकार विभिन्न तरीकों से भारतीयों को तंग करती थी। भारतीयों को कनाडा जाना रोकने के लिए कनाडा की सरकार ने एक कानून बनाया, जिसके द्वारा केवल वही भारतीय कनाडा जा सकते थे जो भारत से सीधा कनाडा पहुँचे। अर्थात वह उनका कहना था कि भारत से जब निकलें तो सीधा वह कनाडा पहुँचे, तभी वह कनाडा आ सकते हैं। उस समय भारत से कनाडा के लिए सीधा कोई जहाज़ नहीं जाता था। कनाडा जाने के लिए पहले भारत से हांगकांग, बर्मा, शंघाई जाना पड़ता था। अतः नए कानून के द्वारा भारतीयों का कनाडा जाना संभव न रहा। उन्होंने यही सोचकर ही यह कानून ही बनाया था जिससे भारत के लोग कनाडा ना आ सकें। वह कानून बनाते हैं जो भारत के जो भारतीय जनता है, अगर वह सीधे भारत से कनाडा आती है तो उन्हें आने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन उस समय भारत से कनाडा जाना सीधा संभव नहीं था। भारत से पहले हांगकांग, बर्मा, शंघाई जाना पड़ता था, उसके पश्चात फिर कनाडा जाया जाता था। अतः जो यह कानून बनाया, इससे क्या हुआ कि भारत के लोग कनाडा जाना संभव न रहा। इस समस्या के समाधान हेतु अमृतसर के एक धनाढ्य व्यापारी बाबा गुरुदत्त सिंह ने एक नेविगेशन कंपनी की स्थापना की तथा कामागाटा मारू नामक एक जापानी जहाज किराए पर लेकर कलकत्ता से सीधे कनाडा के लिए जहाज उपलब्ध कराया। इन्होंने सोचा क्यों न हम सीधे कनाडा के लिए जहाज़ उपलब्ध कराएं और लोग वहां पर जाकर बसें, क्योंकि उस समय जो समय था उस समय वहां पर लोगों को फ्री में ज़मीन दिया जा रहा था रहने के लिए। लेकिन भारतीयों को कनाडा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था कनाडा की सरकार द्वारा। पंजाब में सुप्रसिद्ध कामागाटा मारू नामक ने एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी। बाबा गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जलपोत कामागाटा मारू को भाड़े पर 351 पंजाबी सिखों और 21 मुसलमानों को कनाडा के वैंकूवर नगर में ले जाने का प्रयत्न किया। उन दिनों कनाडा सरकार अपने देश में प्रत्येक विदेशी का स्वागत करती थी और उन्हें निःशुल्क भूमि प्रदान करती थी ताकि देश का उत्पादन बढ़े। उस समय यह व्यवस्था थी, इसीलिए भारतीय वहां पर जाकर बसना चाहते थे, स्वतंत्र देश में बसना चाहते थे और एक प्रकार से विकास करना चाहते थे। इसीलिए बाबा गुरुदत्त ने एक जहाज़ की व्यवस्था कराई जिससे वह लोग वहां पर जाकर बस सकें। लेकिन बाबा गुरुदत्त सिंह का उद्देश्य यह था कि भारतीय कनाडा में जाकर एक सफल जीवन व्यतीत कर सकें और वहां स्वतंत्र जीवन का रसास्वादन करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेंगे। लेकिन कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी और जलपोत 21 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। इन यात्रियों को यह विश्वास था कि अंग्रेजी सरकार के प्रभाव में आकर ही कनाडा सरकार ने उन्हें लौटाया है। बाबा गुरुदत्त को बंदी बनाने का प्रयत्न किया गया परंतु वह भाग गए। शेष यात्रियों को एक गाड़ी में बैठाकर सीधे पंजाब लाया गया और पंजाब में स्थिति इन असंतुष्ट लोगों के आने से और भी बिगड़ गई। उस समय स्थिति बिगड़ी पहले से थी। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर में बहुत से डाके डाले गए जो राजनीतिक भावना से प्रेरित थे। दूसरी ओर लाहौर षड्यंत्र केस के मुकदमों से यह स्पष्ट हो गया कि पंजाब में रक्तपात होते होते बचा है। अंग्रेजी सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए 1907 में राजद्रोह सभा निरोधक अधिनियम द प्रिवेंशन ऑफ सेडिटियस मीटिंग एक्ट, 1908 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय दंड विधान संशोधन अधिनियम 1908 में किया। समाचार पत्र अधिनियम, अपराधों का प्रोत्साहन 1910 में आया, उसे लाया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। अन्य भिन्न भिन्न अधिनियमों को एकत्रित करके 1915 का भारतीय सुरक्षा अधिनियम बना दिया गया। सरकार जब देख ली कि यहाँ पर विरोध अधिक हो रहे हैं, लोग हमारे खिलाफ अधिक जा रहे हैं, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के अधिनियम, विभिन्न प्रकार के कानून लाए जिससे भारतीयों को रोका जा सके। इस प्रकार विदेश में कुछ क्रांतिकारी आंदोलन हुए और विदेश के लोगों ने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग किया और यही मुख्य जो आपके टॉपिक्स थे हमने आपको बताए। इस प्रकार आपसे आपका यह चैप्टर
जो है होता है समाप्त। आगे के चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ही अच्छे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अब आने वाले हैं, जिससे आपके पेपर में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, ये सभी जो पढ़ने हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यहीं से आपके पूछे जाएंगे प्रश्न, इसलिए आगे के चैप्टर्स को अवश्य पढ़ें, चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वह भी वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।